Hello students, welcome you in BSc Part 2nd class. It's the Mathematical Physics and lecture number 35. स्टूडेंट्स आपका सभी का स्वागत है BSc सेकेंड ईयर की इस क्लास में। गणितीय भौतिकी से संबंधित हम लोग लेक्चर्स पढ़ रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर में माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को देखा था। उसमें हमने प्रकाश जो एक ही स्रोत से उत्पन्न होता है, एक तो एक दिशा में इस तरह से गति करे, एक ही स्रोत से उत्पन्न होने वाला, और इसको यहां से हम एक पार्शियली पॉलिश्ड प्लेट से आयाम के विभाजन के द्वारा दो प्रकाश की किरणों में परिवर्तित कर दें। इधर ये L दूरी ट्रेवल करे इस दिशा में जाने में भी और फिर लौट के आने में, और इतनी ही दूरी इधर करे जाने में और लौट के आने में। यहां लौट के आने के लिए हम लोग मिरर लगा देते हैं, ये M1 मिरर और ये M2 मिरर, और यहां इनको प्रेक्षित किया जाता है टेलीस्कोप से। तो जब हम यहां प्रेक्षित करते हैं टेलीस्कोप से, दोनों प्रकाश की किरणें, एक इधर से वाली और एक इधर वाली, इन दोनों में व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, और यहां व्यतिकरण की फ्रिंजें बनती है। लेकिन इस दूरियों की, इन दूरियों की अगर हम रिलेटिविटी देखते हैं और हम ये कल्पना करते हैं कि ईथर एक ऐसा माध्यम है, सर्वव्यापी माध्यम, इस माध्यम में प्रकाश की गति होती है, और ईथर के सापेक्ष जब हम गति की बात करते हैं तो पृथ्वी के सापेक्ष भी प्रकाश की गति होगी, और हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप पृथ्वी पर होता है। और ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि फ्रिंजों में विस्थापन, फ्रिंज विस्थापन ये आता है 0.37, या हम ये कहें 37%। ये मैथमेटिकली विस्थापन प्राप्त होता है। हम इसको जब एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट में देखते हैं तो ये फ्रिंज विस्थापन का मान नॉट मोर देन 1%, यानी कि इट इज 0.01 होना चाहिए, लेकिन प्राप्त होता है हमें 0.37। ये एक्सपेरिमेंट की कमी हो सकती है। एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया अगेन एंड अगेन, उसमें कहीं कोई त्रुटि ना रहे, इस सब का भी सावधानी बरती गई, लेकिन उसके बावजूद भी थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट तो कहता है कि इसमें फ्रिंजों में विस्थापन 37% होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको देखते हैं तो इट इज नॉट मोर देन 1%। तो ये माइकलसन मॉर्ले व्यतिकरण मापी प्रयोग के ऋणात्मक परिणाम हैं। और इन ऋणात्मक परिणामों का कारण क्या है? तो इनके कारण जब हमने इनको देखा तो हमने जो कल्पना की थी, पहली चीज ईथर की, कि ईथर एक ऐसा काल्पनिक माध्यम है जो ब्रह्मांड में सभी जगह व्याप्त है, और इसमें जितनी भी गतियां होती हैं वो गति निर्बाध रूप से बिना किसी फ्रिक्शन के ये गति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पहला बिंदु ये हो सकता है कि ईथर ड्रग, यानी कि ईथर का कर्षण होना चाहिए। ईथर कर्षण होने का मतलब है कि अगर कोई पिंड गति करता है और ये ईथर माध्यम में गति कर रहा है, पिंड हो सकता है, वस्तु हो सकती है, हमारी पृथ्वी भी हो सकती है, तो ईथर उस पिंड की गति के पीछे पीछे घसटता हुआ चलना चाहिए, यानी कि ईथर में भी गति होनी चाहिए। इससे ईथर एवं पृथ्वी के मध्य आपेक्षिक गति नहीं रह पाएगी, और जब ये गति नहीं रह पाएगी तो पृथ्वी के सापेक्ष हम प्रकाश के वेग को एग्जैक्टली मेजर, उसकी रिलेटिविटी को हम नहीं ले सकते। और हमने जो प्रकाश का वेग लिया था कि पृथ्वी की गति की दिशा में प्रकाश का वेग c+v या c-v ये हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश का वेग तो हमेशा नियत ही रहना चाहिए। तो एक तो ये वाला कारण हो सकता है कि ईथर कर्षण, यानी कि ईथर
जिसको हम सर्वव्यापी माध्यम मानते हैं, और वो पूर्णतः स्थिर है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बिंदु तो ये प्राप्त होता है। दूसरा बिंदु है लॉरेंस फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा बिंदु है फिट्स कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा बिंदु यह है कि इसके अनुसार ईथर की गति की दिशा में सभी पिंडों की दूरियां, सभी पिंडों के द्वारा, गतिशील पिंडों के द्वारा तय की गई दूरियों में संकुचन, और यदि हम लेते हैं लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन लेते हैं, लंबाई में संकुचन लें, और संकुचन भी 1 - v²/c² के गुणक के रूप में लें, गुणक के रूप में इतने गुणक लें, तो हमें नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसका मतलब ईथर की गति की दिशा में सभी दूरियां संकुचित हो जाती हैं। और तीसरा बिंदु है इसमें कि ईथर की जो कल्पना की है हमने, ईथर की परिकल्पना, ये अपने आप में ही गलत परिकल्पना सिद्ध हुई है। ईथर की अवधारणा ही गलत अवधारणा है। इस प्रकार प्रकाश की गति को हम एक आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत से यदि हम एक्सप्लेन करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। इस कारण से हमें अब एक नया कोई कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, नई थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी, और ये नई थ्योरी आइंस्टीन ने डेवलप की थी, जिसे हम कहते हैं आइंस्टीन का आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, और इट वाज डेवलप्ड बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन का जो 5 आइंस्टीन की मेजर रिसर्च है, उनमें से एक यह है आइंस्टीन के विशिष्ट, आइंस्टीन का आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। विद्यार्थियों, कोई भी सिद्धांत अगर हम डेवलप करते हैं, कोई भी थ्योरी डेवलप करते हैं, तो कुछ बिंदुओं को हम एज्यूम कर लेते हैं, उनके अभिग्रहित बनाते हैं, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स लेकर के। तो इसमें सबसे पहले आइंस्टीन ने जब इस थ्योरी को डेवलप किया तो उसमें कुछ पोस्टुलेट्स उसने लिए, कुछ मूलभूत अभिग्रहित लिए। तो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी यानी कि विशिष्टता सिद्धांत के मूलभूत अभिग्रहित, मूलभूत अभिग्रहित यानी कि फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फंडामेंटल पोस्टुलेट्स, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स। विद्यार्थी, जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन पाता है तो प्राय ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि आपेक्षिकता के मूल, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूलभूत अभिग्रहित क्या हैं, यानी कि किन बातों को लेकर के इस सिद्धांत को, नए सिद्धांत को डेवलप किया। तो इनमें कुछ बातें एज्यूम की गई थी, मान ली गई थी, जिनमें पहला बिंदु है कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश तत्व
अब इसमें बात करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से तंत्र होते हैं? ऐसे तंत्र जिनमें न्यूटन की गति का पहला दूसरा नियम एप्लीकेबल हो, यानी कि जिसमें जड़त्व का नियम एप्लीकेबल हो, यानी कि वस्तु अगर गति करती है तो गति करती रहे, स्थिर है तो स्थिर रहे, उसमें कोई अतिरिक्त बल कार्य ना करे, यानी कि तंत्र की गति के कारण कोई आभासी बल उत्पन्न नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के तंत्रों में भौतिकी के मूलभूत नियम सारे के सारे भौतिकी के मूलभूत नियम सदैव एक समान होते हैं, यानी कि वो समरूप होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मीन्स ऑल द फंडामेंटल फिजिकल लॉज आर इक्वल in all kind of the inertial frame of references, यानी कि सभी प्रकार के जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भौतिक शास्त्र के भौतिकी के मूलभूत नियम एक समान होते हैं, समरूप होते हैं, आइडेंटिकल होते। एक बात, पहला फंडामेंटल तो ये अभिग्रहित तो ये है, और दूसरा अभिग्रहित है कि मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग ये एक अचर राशि होती है, कांस्टेंट होता है। ये किसी तंत्र की गति पर निर्भर नहीं करता, न ये किसी तंत्र की गति पर निर्भर करता है, ना ये दिशा पर निर्भर करता है। ये इसका मान मुक्त आकाश में हमेशा c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये इसका मान होता है प्रकाश के वेग का। तो प्रकाश का वेग हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये दो बात इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ये दर्शाती हैं। तो धन्यवाद। इसके बाद में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित आगे हम पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इट विल बी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके।